Hello students, this lecture is dedicated for fuel and combustion. Especially we will learn about the types of the fuel and nature of the fuel, as well as the biogas plant and biogas about the biogas fuel. नाउ इस लेक्चर में हम सबसे पहले देखेंगे कि केमिकल फ्यूल कहते किससे हैं। केमिकल फ्यूल एक ऐसा कार्बोनियस मटेरियल होता है जिसको पूरा बर्न करने पर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट मिलती है। यानी एक ऐसा पदार्थ जो ज्वलनशील हो, जो कि कार्बन से बना हुआ हो, जिसको प्रॉपरली बर्न किया जाए तो बर्न करने पर उसमें से लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती हो, जिसको हम इकोनॉमिकली, डोमेस्टिकली और इंडस्ट्रियली उसको पर्पज से यूज कर सकते हैं। हमारे पास हो सकता है वुड, चारकोल, coal, kerosene, petrol, diesel, producer gas, water gas, natural gas, all are fuels, chemical fuels. Means after the combustion, it produce large amount of heat which are used in different ways in domestic, industrial and economic. During the combustion, carbon and hydrogen of the fuel combine with oxygen to form carbon dioxide एंड H2O रेस्पेक्टिव। जब दोनों इसको गर्म किया जाएगा, जलाया जाएगा, तो फ्यूल को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होगा। द केमिकल फ्यूल रिलीज हीट ड्यूरिंग कंबशन प्रोसेस सिंस द हीट कंटेंट ऑफ द कंबशन प्रोडक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड H2O बीइंग लोअर देन दैट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एटसेट्रा ऑफ द फ्यूल। नाउ तो जो कंबशन है उसका क्या मतलब है? द टर्म कंबशन refers to the exothermal oxidation of a fuel। क्योंकि दो तरीके के इसमें रिएक्शन हो सकते हैं, एक एंडोथर्मल होगा, एक एक्सोथर्मल। तो ये जो फ्यूल है इसका जब एक्सोथर्मल ऑक्सीडेशन होता है बाय एयर या ऑक्सीजन अकरिंग, जो ये तो सफिशिएंटली रिपीट स्टेट से, जिससे कि हमें हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है और अपीयरेंस फ्लेम की आती है, तो उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं कंबशन। इट रिफर्स टू द एक्सोथर्मल ऑक्सीडेशन ऑफ फ्यूल बाय एयर और ऑक्सीजन occurring at sufficiently rapid rate to produce a high temperature, usually with the appearance of flame. Most of the fuel contains carbon, क्योंकि हम जानते हैं कार्बन होता है, कार्बन हाइड्रोजन होता है, और कंबशन जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन का होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और वाटर से हाइड्रोजन से वाटर बनता है। सल्फर यदि प्रेजेंट हो उस फ्यूल में तो वो सल्फर डाइऑक्साइड देगा। वाइल द मिनरल मैटर फॉर्म्स एस, जो बाकी बचा हुआ मिनरल्स है वो एस बनाएगा, राख बनेगा जलने पर। कॉम्प्लेक्स फ्यूल जिसमें कोयला हो तो वो अंडरगो थर्मल डिकम्पोजिशन ड्यूरिंग कंबशन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स विच आर देन ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एक्सेट्रा। कोक ऑन कंबशन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। जब कोक को बर्न किया जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। कैसे? कोयला कोक और कोल गैस में कन्वर्ट होता है, तो कार्बन है जो उसी को कोक बोलते हैं, ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंस में बर्न करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। तो दिस इज द कंबशन प्रोसेस। इफ यू विल क्लासिफाई द फ्यूल, द फ्यूल्स इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ द अकरेंस, कहाँ कहाँ पे मिलेगा और क्या उसकी फिजिकल स्टेट होगी, उसके बेसिस पे हम फ्यूल को डिवाइड कर सकते हैं। अकरेंस का मतलब है कि वो प्राइमरी या नेचर में मिलेगा, सेकेंडरी या उसको बनाया जाएगा, यानी ये तो उसको बनाया जा सकता है, तो वो नेचर में मिलेगा। नेचर में मिलने वाला सॉलिड फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा, गैसेस फॉर्म में होगा, लेकिन कौन सा होगा? लकड़ियां जो हैं, पीट कार्बन जो है वो, कोयला जो है वो है प्राइमरी नेचुरल, क्रूड ऑयल जो है वो प्राइमरी और लिक्विड फॉर्म में है लेकिन वो नेचुरल फ्यूल है। गैस जो कि नेचुरल गैस का है वो नेचुरल फ्यूल है, प्राइमरी है। उसके बाद अगर फिजिकल स्टेट की बात करें, तीन स्टेट में रहेगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। चारकोल सॉलिड फॉर्म में है, पेट्रोल एलपीजी जो लिक्विड गैस का है, कोल गैस जो है, वाटर गैस जो है वो उसके गैसेस फॉर्म के हैं। मींस फ्यूल्स कैन बी डिवाइडेड बाय with on the basis of the occurrence and physical state into two parts. Now the fuels are classified as per the occurrence in a physical state। तो हमने कहा कि these fuels अगर नेचुरली, कोयला जो है नेचुरली मिलता है, क्रूड ऑयल जो है, पेट्रोलियम जो है वो नेचुरल मिलता है, और ऑर्गेनिक मैटर होते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो जो कि फॉसिल फ्यूल में रहते हैं, तो उससे हमें कोयला और क्रूड ऑयल मिलता है। सेकेंडरी जो कि आर्टिफिशियल है वो हमने कहा कि उसको हम ड्राइव करते हैं, जो नेचुरली हमें मिल रहा है उनसे,
कुछ ट्रीटमेंट कर दिए जाते हैं, जैसे कोक है, गैसोलीन है, कोल गैस है, ये कुछ ट्रीटमेंट के बाद बनाए गए हैं। क्लासीफाई हमने कहा। करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अच्छा फ्यूल किसे कहेंगे। अच्छा फ्यूल होने के लिए इट शुड हैव फर्स्ट ऑफ ऑल हाई कैलोरिफिक वैल्यू। दूसरी बात है उसका इग्निशन टेम्परेचर मॉडरेट होना चाहिए, एकदम से जल नहीं जाए, मतलब तुरंत आग लगाते ही खत्म हो गया तो फिर उसकी इकोनॉमिक वैल्यू खत्म हो जाएगी। लो मॉइस्चर कंटेंट, मॉइस्चर कम होना चाहिए, और नॉन कंबेसिबल मैटर कम होना चाहिए उस कोल फ्यूल में। सॉलिड फ्यूल की बात करें, जो एस कंटेंट अगर वो कम हो तो वो चारों तरफ उनका साइज सेम होना चाहिए और कम एस कंटेंट होना चाहिए। रीडली अवेलेबल इन बल्क, कम कीमत में मिल जाना चाहिए। प्रोडक्ट्स ऑफ कम्बशन शुड नॉट बी हार्मफुल, जो इसके जलने के बाद जो एस बन रही है अगर वो हार्मफुल हो गया तो कोई फायदा नहीं है उसका, ज़्यादा हार्मफुल नहीं होना चाहिए, इवन नॉट हार्मफुल। कम्बशन शुड बी इजिली कंट्रोलेबल, जो उसका कम्बशन है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। इट शुड बी सेफ, कन्वीनियंट एंड इकोनॉमिकली फॉर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट, इजीली एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता हो और इसको आसानी से स्टोरेज में रखा जा सकता हो, ऐसा फ्यूल अच्छे फ्यूल की श्रेणी में आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें हाई कैलोरीफिक वैल्यू, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू फ्यूल की ज़्यादा होनी चाहिए। वो क्या है उसको हम बाद में पढ़ेंगे। पहले बात करते हैं बायोगैस की। तो क्योंकि बायोगैस भी एक प्रकार का फ्यूल है और एक ऐसा फ्यूल है जो क्लीन हो है और अनपॉल्यूटेड है और चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी है, आसानी से हम इसको घर में भी बना सकते हैं बायोगैस को। कंसिस्टिंग ऑफ 55 to 70% मीथेन, जिसमें जो उसका चीफ कंस्टिट्यूएंट है मीथेन है 55 to 70% है, जो कि इनफ्लेमेबल है। और ये मिक्स इस जो बायोगैस है वो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड का मिक्सचर है। बायोगैस टिपिकली रिफर्स टू द गैस प्रोड्यूस्ड बाय द बायोलॉजिकल ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द एब्सेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये पूरी जो केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें बायोलॉजिकली ब्रेकडाउन होता है ऑर्गेनिक मैटर का, उससे मीथेन गैस निकलती है जो कि इनफ्लेमेबल है। बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड बाय ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, जिसमें कि बैक्टीरिया से होता है विदाउट ऑक्सीजन, जिसको एनारोबिक डाइजेशन कहते हैं और फर्मेंटेशन कहते हैं। और ख़ास तौर पे इसको गोबर गैस प्लांट में इस कंसेप्ट को यूज़ किया जाता है और गोबर गैस प्लांट में हम इजीली गैस हमें मिलती है और उसको हम जो डोमेस्टिक हेल्प होती है, डोमेस्टिक जो कुकिंग मेथड्स हैं उसमें यूज कर सकते हैं। हिस्ट्री अगर थोड़ा इसकी देखें तो एज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एंड मार्को पोलो से ही बात करते हैं। मार्को पोलो ने मेंशन किया था द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोबेबली गोज बैक 2000 to 3000 years back in ancient Chinese literature. Anaerobic digestion first described by Benjamin Franklin in 1764. In 1808, Sir Humphrey Davy determined that methane was present in the decay process. फर्स्ट डाइजेशन प्लांट वॉज बिल्ड इन 1859 इन बॉम्बे। अगर हम इसकी खास हिस्ट्री की बात करें, जो डाइजेशन प्लांट है मुंबई में, इंडिया में लेपर कॉलोनी में 1859 में यूज किया गया था, बिल्ड किया गया था। इसमें जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं वो क्या है कि एक इनपुट चैम्बर होगा, एक चैम्बर ऐसा होगा जिसमें डाइजेस्टर होगा जो कि बैक्टीरियल डाइजेस्टर होता है और उससे हमें मीथेन मिलेगी 40 to 70% और साथ साथ दूसरे गैसेस भी मिलेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फाइड और लास्ट में स्लरी हमें मिलेगी। तो इसका एक बेसिक कंसेप्ट है। अगर हम बात करें बायोगैस प्लांट की, जो डाइजेस्टर टाइप्स होते हैं जो बायोगैस प्लांट में सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं और क्या है, कैसे समझते हैं इसको। बायोगैस जो होता है एक फ्यूल ऐसा है जो कि एनर्जी सोर्स के रूप में यूज किया इसका लाइट, हीट एंड मूवमेंट में। द बेनिफिट्स क्या हैं इसके? सैनिटेशन एंड हाइजीन। द बेनिफिट्स ऑफ बायोगैस आर सैनिटेशन एंड हाइजीन, फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी, रिड्यूस इंडोर पोल्यूशन, रिड्यूस डिफोरेस्टेशन, कट कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन एंड फर्टिलाइजर्स। इसके बेनिफिट्स की हम बात करें, बायोगैस प्लांट्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड फ्यूल फॉर कुकिंग पर्पजेज, ऑर्गेनिक मैन्योर टू रूरल हाउस होल्ड्स एंड टू माइग्रेट ड्रजरी एंड ऑफ रूरल वुमेन। घरों में जो महिलाएं काम करती हैं लकड़ी की आग में अगर सब खाना बनाती तो उनके लिए हेल्थ के लिए भी प्रॉब्लमेटिक है, उनके मेंटल स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं और इवन फॉरेस्ट की जो सप्लाई है उसमें भी प्रेशर को रिड्यूस करते हैं। सोशल बेनिफिट्स देता है। कॉमनली जो बायो प्लांट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं? फिक्स्ड डोम प्लांट्स जिनको हम कहते हैं, फ्लोटिंग गैस होल्डर्स जो होते हैं वो हैं, बैलून प्लांट्स हैं, हॉरिजेंटल प्लांट्स हैं, अर्थपिट प्लांट्स हैं और फेरोसीमेंट प्लांट्स हैं। लेकिन खास तौर पे जो दो हमारे पास हैं, फर्स्ट सेकंड
तो यही ज़्यादा उपयोग में लाए जाते हैं, लेकिन अलग अलग प्रोसेस से, अलग अलग टेक्नोलॉजी से बायोगैस का प्रोडक्शन होता है। हम बात करें फिक्स्ड डोम प्लांट की, तो सबसे पहले हम फिक्स्ड डोम प्लांट पढ़ते हैं। तो ऐसा जो ये बायोगैस प्लांट है जो कि अंडर ग्राउंड कंस्ट्रक्ट किया जाता है, जिसमें ब्रिक और सीमेंट स्ट्रक्चर में बनाया जाता है, प्रोटेक्टिंग इन फॉर द फिजिकल डैमेज, की जिससे कि बाहर से कोई इसमें डैमेज ना हो, स्पेस बचे और एक्सटर्नल टेम्परेचर का जो प्रभाव है वो कम हो, इसलिए हम इसको अंदर ग्राउंड में बनाते हैं। इसको फिक्स्ड डोम क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो मूविंग जो डोम है, जो ऊपर से रूफ रहती है, वो जो है वो मूव नहीं करती है, इसलिए इसको फिक्स बोला गया है। एंड शेप्ड एंड मेड अप ऑफ ब्रिक्स, जो कोई ऐसा स्टील है या ब्रिक्स हैं जिसमें रस्ट नहीं लगे, उस तरीके से बनाया जाता है। एंड रस्ट नहीं लगेगी तो लॉन्ग लाइफ होगी, तो लगभग एक प्लांट की जो लाइफ है 20 ईयर्स या उससे ज़्यादा हो सकती है। और हम बात करते हैं उस प्लांट में जो फिक्स डोम है, एक मिक्सिंग टैंक होता है जो कि ग्राउंड लेवल में ऊपर फिक्स कर दिया जाता है। उसके बाद मिक्सिंग टैंक जो ग्राउंड लेवल में होने के बाद अंडरग्राउंड एक स्लोपिंग इनलेट चैम्बर में खुलता है, जहाँ से इनलेट टैंक होता है। द इनलेट चैम्बर opens from below into the digester, which is a huge tank with a dome like ceiling. सीलिंग जो हो उसकी होती है डोम की तरह होती है। द डाइजेस्टर opens from below into the outlet chamber. आउटलेट चैम्बर में नीचे खुलता है। जो सीलिंग है डाइजेस्टर की, आउटलेट विद वॉल्व फॉर द सप्लाई ऑफ बायोगैस, उसको हम छोड़ देते हैं, सीलिंग में एक छोटा सा पॉइंट छोड़ देते हैं जहाँ से हम बायोगैस की सप्लाई ले सकें। The outlet chamber opens from the top into a small overflow tank. रॉ मटेरियल जो होते हैं इस बायोमास बायोगैस के, उसमें बायोमास जिसमें कि एनिमल डंग है, पोल्ट्री वेस्ट है, वेस्ट प्लांट वेस्ट है, जिसमें कि हस्क, ग्रास, वीड्स आते सब डाल दिए जाते हैं। एंड ह्यूमन एक्सक्रेटा भी डाला जा सकता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड डोमेस्टिक वेस्ट है, जिसमें वेजिटेबल पील्स हैं, वेस्ट फूड मटेरियल है, उनको यूज़ किया जा सकता है अलॉन्ग विद वाटर। अब इसकी वर्किंग की बात करते हैं। हमारे सामने ये जो फिक्स डोम स्ट्रक्चर है वो दिखाई दे रहा है। हमने बात रखी कि इसमें एक स्लरी और कैटल डंग का एक इनलेट चैम्बर है जो कि मिक्सिंग टैंक कहा जाता है। इस मिक्सिंग टैंक ये तो ग्राउंड के ऊपर रहता है और बाकी जो पोर्शन है ये सब ग्राउंड के नीचे है, क्योंकि ये हमने अंडरग्राउंड बनाया है इसको, तो ये ग्राउंड लेवल से नीचे है। यहाँ से हमने इसमें देखा कि मेन इनलेट चैम्बर से जो वाटर और डंग का जो मिक्सचर है वो इंक्लूड होता है और इंसर्ट होता है और बड़े से चैम्बर में जाके रेस्ट करता है। तो रेस्ट करने के बाद आफ्टर फ्यू टाइम द डाइजेशन टेक्स प्लेस, तो बायोगैस इससे बनती है और इनलेट से हम इस गैस वॉल्व से बायोगैस का आउटफ्लो कर सकते हैं। तो ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है ये हल्का सा, इसको हम बोलेंगे डोम शेप। तो इसके रेव मटेरियल्स हमने देखे कि बहुत सारी इसमें पानी में इस साथ स्लरी मिलाया जाता है, तो डाइजेस्टर में इनलेट चैम्बर्स में इसमें ऐड कर देते हैं। पार्शियली फिल्ड होता है जो स्लरी वाला पोर्शन है, और स्लरी को जो बाद में फास्ट जो है, जो ये बचा हुआ पार्ट है, ये जो स्लरी है, इसको हम बाहर निकाल के इसको रीयूज कर सकते हैं। लेकिन स्लरी इज स्टॉप्ड एंड द प्लांट इज लेफ्ट अनयूज्ड फॉर अबाउट 60 डेज, क्योंकि 60 दिन तक लगभग इसमें फर्मेंटेशन होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 2 महीने में एनेरोबिक जो बैक्टीरिया होते हैं प्रेजेंट जो स्लरी में होते हैं वो डिकम्पोज करते हैं, फर्मेंट करते हैं बायोमास को पानी की उपस्थिति में। तो इसके कारण क्या होता है, बायोगैस बनती है। बायोगैस धीरे धीरे जो बनती है वो डोम वाले स्ट्रक्चर में कलेक्ट होना शुरू हो जाती है। तो जिस तरीके से ज़्यादा ज़्यादा कलेक्टर होगी तो प्रेशर बनेगा तो जो स्लरी है वो उसको बाहर की ओर थ्रो करेगा। ये जो प्रेशर ऊपर से गैस का प्रेशर बन रहा है, अगर हमने रिलीज कर दिया वो ठीक है, लेकिन जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो प्रेशराइज होके आउटफ्लो होके टैंक से बाहर निकल जाएगा। फ्रॉम द आउटलेट चैम्बर द स्पेंट स्लरी ओवरफ्लोज इनटू द ओवरफ्लो टैंक। स्पेंट स्लरी इज मैन्युअली रिमूव फ्रॉम द ओवरफ्लो टैंक एंड यूज्ड एज ए मैन्यूअर और फॉर प्लांट्स। इसको जो स्लरी बचा हुआ है इसको खेत खलिहानों में हम प्लांट्स में डाल सकते हैं। द गैस वॉल्व कनेक्टेड टू द सिस्टम, जो इसमें जुड़ा हुआ है पाइपलाइन से ओपन अप करके हम इसको यूज कर सकते हैं किचन्स में, और इससे हम कंटिन्यूस सप्लाई बायोगैस की हमें मिल जाएगी। इससे लाइट्स प्रोडक्शन, लाइट जो जला सकता है हम इससे गैस का फूड जो प्रिपरेशन है वो भी हम कर सकते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इसका जो डोम है वो फिक्स्ड है, क्योंकि इसलिए हमने फिक्स्ड डोम बोला। रिक्वायर्स ओनली लोकली एंड इजीली अवेलेबल मटेरियल्स फॉर द कंस्ट्रक्शन, कहीं बाहर से हमें सामान लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। द कॉस्ट ऑफ द प्लांट आर रिलेटिवली लो, तो इजीली बनाया जा सकता है और पैसा इसमें बनाने में कम लगता है। लेकिन इसकी प्रोडक्टिविटी की बात करें तो जो आउटफ्लो गैस बायोगैस का आउटले इन
इससे हमें मिल रहा है तो उसका यूज हम डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए ईजिली कर सकते हैं। तो सस्ता है, आसानी से बन जा रहा है, इसलिए इसकी एडवांटेज ज़्यादा है। दूसरा हमारे पास है फ्लोटिंग ड्रम प्लांट। फ्लोटिंग एक तो फिक्स था, अब ये फ्लोट कर रहा है। तो फ्लोटिंग ड्रम प्लांट में क्या होता है, एक मिक्सिंग टैंक है, ग्राउंड लेवल के ऊपर है, ऑफ a cylindrical or dome shaped digester and a moving floating gas holder और ड्रम जो फ्लोट कर रहा है। डीप अंडरग्राउंड वेल लाइक digester divided into chambers by partition wall in between। तो इसमें दो सीमेंट पाइप्स होते हैं, इनलेट ओपनिंग इनटू द इनलेट चैम्बर फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ स्लरी, आउटलेट पाइप ओपनिंग इनटू द आउटफ्लो टैंक फॉर द रिमूवल ऑफ स्पेंट स्लरी, and inverted steel drum rest above the digester known as gas holder। this drum can float over the digester, क्योंकि ये हमने इसको नाम ही बोला है कि ये क्या करेगा, फ्लोट करेगा। if biogas is produced the drum moves up, क्योंकि धीरे धीरे गैस प्रेशर देगी तो ये जो ड्रम है ये ऊपर की तरफ उठेगा, और जैसे जैसे गैस कंज्यूम होगी तो फिर वो नीचे गैस जो है नीचे, वो ड्रम जो है नीचे वो चला जाएगा। ओवरफ्लो टैंक इज प्रेजेंट अबव द ग्राउंड लेवल, क्योंकि जो इस केस में जो फ्लोटिंग टैंक है ओवरफ्लो वाला, जो ग्राउंड लेवल में रखा जाता है। इसकी वर्किंग देखते हैं, ये हमारे पास है इसका कंसेप्ट, इसका फिगर जो है फ्लोटिंग डोम का। इस फ्लोटिंग डोम में ये ग्राउंड लेवल है, देख रहे हैं हम, ये जो फ्लोट करता है, तैरने वाला है, ये ग्राउंड के ऊपर रखा जाता है, बाकी चीज़ें जो ग्राउंड के नीचे हैं। इसकी वर्किंग हम देख रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे पास स्लरी है, जिसमें कि इक्वल क्वांटिटीज बायोमास ऑफ वाटर का है। इसको प्रिपेयर किया जाता है मिक्सिंग टैंक में, और इनलेट चैम्बर के थ्रू इसको, इनलेट पाइप में के थ्रू इसको बड़े टैंक में भेज दिया जाता है। तो जो प्लांट है लेफ्ट अनयूज फॉर अबाउट 60 डेज, 60 दिन तो इसमें चाहिए, तो क्योंकि जो इसमें बैक्टीरियाज है वो इसका फर्मेंटेशन करेंगे। एनोवेरिंग फर्मेंटेशन होता है बायोमास का, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड प्रोड्यूस बायोगैस इन द डाइजेस्टर। तो ये क्या करेगा, बायोगैस बनाएगा। बायोगैस बिंग लाइटर, हल्की होने के कारण ऊपर उठेगी और कलेक्टेड इन द गैस होल्डर, जो यहाँ पे जो पोर्शन है वहाँ पे ये कलेक्ट हो जाएगी, और गैस होल्डर ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाएगा। जो ये जो हमारे पास है फ्लोट करने वाला डोम, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे जैसे एक पर्टिकुलर लेवल के बाद ये ऊपर उठना शुरू होता है, जैसे जैसे गैस बढ़ती जाती है, प्रेशर बढ़ते जाएगा, और फिर जिस तरह ज़्यादा प्रेशर होगा तो वो फिर स्लज के फॉर्म में स्लरी जो है निकल जाएगी। द स्पेंट स्लरी इज नाउ फोर्स्ड इनटू द आउटलेट चैम्बर फ्रॉम द टॉप ऑफ द इनलेट चैम्बर, and when the outlet chamber gets filled with the spent slurry, the excess of is forced out through the outlet pipe into the overflow tank। this is you later used in manure plants। जो sludge है वो बाद में एग्रीकल्चरल लैंड में यूज किया जा सकता है। द गैस वॉल्व जो यहाँ पे है वो आउटलेट में हमारे पास है, उसको हम खोल के इस गैस वॉल्व को ओपन करके हम आसानी से बायोगैस को यूज कर सकते हैं। वंस द प्रोडक्शन बायोगैस बिगन्स, a continuous supply of gas can be ensured by regular removal of spent slurry and introduction of fresh slurry। तो यहाँ से हम इसमें स्लरी डालते रहेंगे, यहाँ से स्लरी निकालते रहेंगे, और बायोगैस का प्रोडक्शन होता रहेगा। दिस इज द फ्लोटिंग डोम स्ट्रक्चर। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इस तरीके का जो प्लांट है वो थोड़ा महंगा आता है, क्योंकि इसमें स्टील ड्रम की जरूरत पड़ती है, और स्टील ड्रम में रस्ट लगने की संभावना होती है, और रेगुलर मेंटेनेंस चाहिए इसकी इसमें। The main disadvantage is the loss of organic waste for compost or fertilizer। सबसे ज़्यादा disadvantage इसको उस कम फॉर्म में है। Very limited in quantity of electricity, it can produce only on global scale। There is a little no control on the rate of gas production, although the gas can to some extent be stored and used as required। Advantages क्या है इसमें, बायोगैस जो है हम जानते हैं गुड फ्यूल बोला जाता है, क्योंकि ये क्लीन है, डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक नहीं बनाता है, जो रिजिड्यू है वो नॉन पोल्यूटिंग है, इसका यूज कर सकते हैं हम, हाई कैलोरिफिक वैल्यू हमें देता है, इकोनॉमिकल है, और पाइप्स के थ्रू इसको एक स्थान से दूसरे स्थान में लिया जा सकता है। इग्निशन टेम्परेचर इसका कन्वीनियंट है, आसानी से जल जाता है, इको फ्रेंडली एनर्जी प्रोडक्शन होता है। स्मॉलर गैस प्रोडक्शन यूनिट्स कैन सपोर्ट लाइटनिंग एंड कुकिंग, दोनों तरीके से कुकिंग में भी यूज किया जा सकता है और लाइट प्रोडक्शन के लिए भी यूज किया जा सकता है। और इसकी वजह से विजिबल इंप्रूवमेंट्स इन रूरल हाइजीन हैज़ बिगन, तो दिखना शुरू हो जाए रूरल में हाइजीन्स, इसकी वजह से यूज होने लगे, दिखने लगी हैं। इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स की बात करें ग्लोबल स्केल में, बायोगैस प्लांट जो है सिग्निफिकेंटली लोअर द ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट्स ऑन द अर्थ एटमोसफियर। अर्थ की नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करता है, जहाँ पे कोयला यूज करते हैं लोग, लकड़ियाँ यूज करते हैं,
उसकी जगह पे जो स्लरी की वजह से प्रोडक्शन होगा तो डेफिनेटली अर्थ की नेचुरल रिसोर्सेज का प्रोटेक्शन होगा। कन्वर्जन ऑफ नेचुरल वेस्ट इनटू बायो फर्टिलाइजर्स, तो बर्डन फॉरेस्ट में कम देगा, फ्यूचर फॉल में उसका जो बर्डन है उसको रिड्यूस करेगा। प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट रिच मैन्योर फॉर प्लांट्स, जो उसका स्लज है वो यूज किया जाता है। फर्दर कंट्रोल वाटर पोल्यूशन बाय डिकम्पोजिंग सीवेज, एनिमल डंग, ह्यूमन का एक्सट्रेटा। अब यूजेस क्या हो सकते हैं बायोगैस की, अगर हम बात कर रहे हैं, ये डोमेस्टिक फ्यूल के लिए, स्ट्रीट लाइटिंग के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज किया जा सकता है। इफ कंप्रेस्ड इट कैन रिप्लेस कंप्रेस्ड नेचुरल गैस फॉर द यूज इन व्हीकल, तो इसका भी यूज किया जा सकता है। लिमिटेशंस क्या हैं इसकी, तो इसकी लिमिटेशन है इनिशियल कॉस्ट इंस्टॉलेशन की थोड़ा सा ज़्यादा है। नंबर ऑफ कैटल ओन्ड बाय द एवरेज फैमिली ऑफ फार्म इज इनएडिक्वेट टू फीड अ बायोगैस प्लांट। अगर बायोगैस प्लांट ज़्यादा है तो उसका जो स्लरी है, जो हमें इसमें ऐड करना होता है एनिमल डंग, वो हमें ज़्यादा चाहिए। अगर कम है तो फिर ये वर्क नहीं कर पाएगा। तो एवरेज फैमिली जिसमें ज़्यादा कैटल्स हैं, अगर वो ज़्यादा कैटल्स होंगे तभी ये उसकी डिमांड को मीट आउट कर पाएगा। This is the end of the lecture, and here we have the introduction of fuel and the types of the biogas plants. If you like this lecture, please hit the like button, share the video and subscribe the channel. Thanks for watching.